SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। Speech on demand. तो आज एवरीडे साइंस के ऊपर हमारी पहली क्लास है। तो इसमें सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स हैं और कुछ ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं, इनके बारे में आप नोट डाउन करें। तो सबसे पहले आप नोट करें ऑर्निथोलॉजी। स्पेलिंग लिख लें, ORNITHOLOGY। ऑर्निथोलॉजी ये बर्ड्स की साइंस है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी इज द साइंस ऑफ बर्ड्स। परिंदों के बारे में जो साइंस है वो ऑर्निथोलॉजी है। नेक्स्ट है फिलोलॉजी, THILOLOGY। फिलोलॉजी इट इज द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो फिलोलॉजी वैसे होता है लव फॉर वर्ड्स, ठीक है। अल्फाज के लिए आपका जो प्यार है उसको फिलोलॉजी बोलते हैं। तो फिलोलॉजी में हम देखते हैं कि वो लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, और किस तरह वो इवॉल्व हुई। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पेपर में आते होते हैं, जिस तरह से वो पूछ लेता है कि इंग्लिश जो है इसकी पेरेंट लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी पेरेंट लैंग्वेज कौन सी है, जिसने पेपर में पूछा हुआ है। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले आती है प्रोटो इंडो यूरोपियन, ठीक है। ये पेरेंट लैंग्वेज है प्रोटो इंडो यूरोपियन। वहां से लैंग्वेज निकलती है इंडो यूरोपियन, ठीक है। तो इंडो यूरोपियन की आगे चार डॉटर लैंग्वेजेस हैं। डॉटर लैंग्वेजेस होती हैं कि उसके आगे चार ब्रांचेस हैं, ठीक है। सबसे पहली है इंडो यूरोपियन की ब्रांच जर्मैनिक, उसके बाद आती है रोमांस, ठीक है। फिर है सेल्विक, फिर है इंडो आर्यन। तो जो इंग्लिश है वो जर्मैनिक से निकली है, ठीक है। जर्मैनिक से आगे दो मेजर लैंग्वेजेस निकलती हैं, एक जर्मन लैंग्वेज है और दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये इसका ओरिजिन इंग्लिश का जर्मैनिक है। अब यहाँ से जो रोमांस लैंग्वेज है, इसमें से जो फ्रेंच लैंग्वेज है आपकी और जो स्पेनिश लैंग्वेज है वो रोमांस है, ठीक है। तो रोमांस डॉटर लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन की। उसके बाद आगे आती है सेल्विक लैंग्वेज, ठीक है। उसमें रशियन लैंग्वेज और पोलिश लैंग्वेज जो कि पोलैंड की लैंग्वेज है वो सेल्विक है। और इंडो आर्यन जो है वो हमारी इस रीजन की लैंग्वेजेस है। इसमें संस्कृत है, आपकी हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, पंजाबी, पश्तो, बलोची, ये तमाम जो है इंडो आर्यन है, ठीक है। इंडो आर्यन से आगे इंडो ईरानियन है, ठीक है, फिर ईरानियन है, फिर इंडीक है, ठीक है, वो आगे नीचे आती हैं। तो मैं आपको सीधा इसकी बता देता हूँ। तो इंडो आर्यन से आपकी उर्दू भी निकली हुई है, आपकी हिंदी भी इंडो आर्यन से निकली हुई है, ठीक है। तो ये तमाम लैंग्वेज जो इंडो यूरोपियन से निकली हुई है, ठीक है। तो पेपर है, ठीक है। तो हम इन तमाम चीजों को फिलोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओनकोलॉजी, OLOGY, ठीक है, ओनकोलॉजी। नेक्स्ट है ऑक्सियोबियोलॉजी, OXODIOLOGY, ठीक है। तो इट्स द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस से ऊपर जो लाइफ है उसके बारे में जो स्टडी है उसको एक्सियोबियोलॉजी कहते हैं। ये पेपर में उसने पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, NUMISMATICS, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, बैंक नोट्स एंड मेडल्स, ठीक है। कॉइन्स, बैंक नोट्स और मेडल्स की जो स्टडी है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। आगे यूजेनिक्स, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स भी उसने पेपर में पूछा हुआ है। आगे यूजेनिक्स, EUGENICS। इट इज द स्टडी ऑफ अल्टरिंग ह्यूमंस बाय चेंजिंग देयर जीन्स, ठीक है। जीन्स में तब्दीली ला के चेंज करना, वो यूजेनिक्स में हम पढ़ते हैं इसको, जीन्स के हवाले से जो स्टडी है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफी, STENOGRAPHY, ठीक है। तो इट इज सिस्टम ऑफ रैपिड राइटिंग दैट यूजेस सिंबल्स और एब्रीविएशंस, ठीक है। तो जल्दी लिखने का एक तरीका है ये। नेक्स्ट है ग्रेफोलॉजी, GRAPHOLOGY,
Graphology is the study of handwriting. Next है paleontology. Paleontology. It is the study of fossils. Fossils के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो paleontology में पढ़ते हैं. Next है hematology. Hematology. Hematology is the study of blood. Blood के बारे में जो study है वो hematology में हम पढ़ते हैं. ये भी उसने पेपर में पूछा हुआ है. ठीक है. तो study of earth जो है वो geology है. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स. सेल्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो साइटोलॉजी है. CYTOLOGY. नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी. ये भी उसने पेपर में पूछा हुआ है. ENTOMOLOGY. एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है. इंसेक्ट्स के बारे में जो स्टडी है वो एंटोलॉजी है. नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी. ANTHROPOLOGY. It is the study of origin and physical and cultural development of mankind. ठीक है. तो इंसान के इर्तिका के बारे में जो स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी है. नेक्स्ट है पेडोलॉजी. PEDOLOGY. It is the study of soil. Next है seismology. SEISMOLOGY. Seismology is the study of movements inside Earth's crust. ठीक है. जो जलजला वगैरह आता है इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं उनकी जो स्टडी है वो seismology है. ठीक है. नेक्स्ट है क्रिप्टोलॉजी. CRYPTOLOGY. इट इज द स्टडी ऑफ कोड्स. कोड रीड करने के लिए जो स्टडी होती है उसको क्रिप्टोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट आप लिखिए लेक्सिकोग्राफी. LEXICOGRAPHY. लेक्सिकोग्राफी. द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज. डिक्शनरीज कंपाइल करने की जो आर्ट है उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं. और आपके माइंड में जो अल्फाज का जखीरा है वो आपका लेक्सिकोन है. ठीक है. अल्फाज का जो जखीरा आपके माइंड में होता है उसको लेक्सिकोन बोलते हैं. तो उससे आप जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं. नेक्स्ट है कार्टोग्राफी. CARTOGRAPHY. इट इज द स्टडी ऑफ ड्राइंग मैप्स एंड चार्ट्स. ठीक है. मैप्स और चार्ट्स जो बनाते हैं ड्रॉ करते हैं कार्टोग्राफी में डील करते हैं. नेक्स्ट है फिलेटरी. PHILATELY. ये एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की. और द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है. पॉपुलेशन की जो स्टडी है उसको डेमोग्राफी बोलते हैं. DEMOGRAPHY. नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस. ठीक है. एम्बीडेक्स्ट्रस किसे बोलते हैं? AMBIDEXTROUS. एम्बीडेक्स्ट्रस उस बंदे को कहते हैं जो एट द सेम टाइम दोनों हैंड से लिख सकता हो. ठीक है. डेंड्रोलॉजी. DENDROLOGY. ये साइंटिफिक स्टडी है ट्रीज के बारे में, दरख्तों के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी है उसको डेंड्रोलॉजी बोलते हैं. मेट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आया हुआ है. तो ये वेदर के बारे में है. METEROLOGY. ओके. और सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट की जो स्टडी है उसको एग्रोनॉमी बोलते हैं. AGRONOMY. ओके. नेक्स्ट है पैथोलॉजी. PATHOLOGY. पैथोलॉजी होता है स्टडी जो डिजीज बीमारी हैं उनके बारे में जो स्टडी है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट है नूरोलॉजी. NOOLOGY.
इट्स द स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, कॉन्शियसनेस, आपके थॉट्स और उनका जो नॉलेज है उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं, NOOLOGY, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं, तो आपने इनको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये बार बार पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट कुछ फोबियाज हैं जिनके हवाले से पेपर में अक्सर उसने पूछा होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे आया होता है, तो आप इनको नोट कर लें। एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, ठीक है। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट जो है वो एक्रोफोबिया है। नेक्स्ट है एरोफोबिया, AEROPHOBIA। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ एयर ट्रेवल, ठीक है, हवाई सफर का जो आपको एक खौफ होता है उसको एरोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है एरेक्नोफोबिया, ARACHNO, एरेक्नोफोबिया। इट इज द फियर ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है, मकड़ियों से जो लोग डरते हैं वो एक्रोफोबिया एक्रोनोफोबिया का शिकार होते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोफोबिया, ASTRAPHOBIA, ठीक है। इट्स द फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। ओटोफोबिया, AUTO, ओटोफोबिया। इट इज द फियर ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है, अकेले रहने का जो डर होता है वो ओटोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया, CLAUSTRO, क्लस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस और क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है, वहां पे जहाँ पे घुटन महसूस होती है उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ये तमाम के तमाम फोबियाज पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट है होमोफोबिया, ठीक है। होमोफोबिया इज डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट गे पीपल। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इज द फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ओफिडियोफोबिया, OPHIDIO, ओफिडियोफोबिया इज द फियर ऑफ स्नेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है जूफोबिया, जूफोबिया इज द फियर ऑफ एनिमल्स। एंड पायरोफोबिया, PYRO, पायरोफोबिया इज द फियर ऑफ फायर। तो ये तमाम फोबियाज जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, तो इनको आपने याद रखना है। कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पे, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सिल्वी कल्चर, SILVI, सिल्वी कल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। दरख्तों को काटने को सिल्वी कल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी, POMOLOGY, it is the study and science of fruit growing. Horticulture is the art of garden cultivation and management. And sericulture, SERI, sericulture is the rearing of silkworms. Next, apiculture, API, apiculture is the scientific rearing of honeybees. Okay. Next, pisciculture, PISCI, pisciculture is the rearing of fish, ठीक है, मछलियाँ पालने का जो है इसको पाइसी कल्चर कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, तो इनको आपने कवर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसमें हम क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी के बारे में देखेंगे। तो अच्छा, एक क्यास किया जा सकता है कि इस वक्त कुर्रा अर्ज पे जो स्पीशीज पाई जाती हैं, तो एक क्यास राय की जाती है कि इनकी तादाद तकरीबन 8.7 बिलियन है, ठीक है। और उन 8.7 मिलियन में से 1.9 मिलियन, बाज लोग 1.2 मिलियन कहते हैं, ऐसे स्पीशीज हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो वो जो नॉन स्पीशीज हैं 1.9 मिलियन कह लें या 1.2 मिलियन कह लें,
और उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनका नाम रखना और उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना, इस अमल को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और साइंस की वो ब्रांच जो इस क्लासिफिकेशन के बारे में डील करती है उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। TAXONOMY, टेक्सोनॉमी। ठीक है। तो टेक्सोनॉमी जो है, इसका जो फादर जिसको कहा जाता है, जिसने ये ग्रुपिंग की, ये लेवल्स बनाए क्लासिफिकेशन के, वो एक स्वीडिश बोटानिस्ट है। बोटनिस्ट आप कह लें कि एक बंदा जिसकी पौधों के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च हो, उसको बोटनिस्ट कहते हैं। तो एक स्वीडिश, यानी कि स्वीडन का रहने वाला था ये साइंटिस्ट। इसका नाम है कार्ल लेनियस। कार्ल लेनियस, इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। CARLNEUS। ठीक है। कार्ल लिनियस, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। तो इसने जो नॉन स्पीशीज हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया। तो उसने 8 मेजर लेवल बनाए इनके। ठीक है। तो वो जो 8 मेजर लेवल थे, उनको अगर हम जनरल टू स्पेसिफिक देखें, तो सबसे पहले नंबर पे उसने कहा कि डोमेन होती है एक। ठीक है। डोमेन के बाद किंगडम आता है। ठीक है। किंगडम के बाद उसका फिल्म आता है। ठीक है। उसके बाद उसकी क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फिर उसकी फैमिली आती है, फिर जीनस आती है, और फिर एंड पे उसकी हम स्पीशीज डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हम इन आर्ट्स जो उसने लेवल या ग्रुप्स बनाए, इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले वो कहता है कि एक डोमेन होता है। ठीक है। डोमेन आप कह लें एक तरह का दायरा होता है, या आप कह लें कि एक तरह का ये एक आलम होता है। ठीक है। जैसे हमारा एक कुरार्ड्स आप समझ लें, एक डोमेन है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है क्लासिफिकेशन में। इसमें तमाम चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। जितने भी यहाँ पे एनिमल्स, जानवर, जरासीम, वायरस, हर तरह के जो भी चीजें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो तमाम के तमाम इन डोमेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है। और उसने कहा कि पूरी दुनिया में जो डोमेन्स हैं वो 3 है। ठीक है। तो वो कौन से 3 डोमेन्स हैं, इनके नाम हम बाद में देखते हैं। उसके बाद उसने कहा डोमेन के बाद आता है किंगडम। ठीक है। किंगडम यानी कि वो मिलकर तक आती है। ठीक है। तो इसमें वो जो मखलूक़ात हैं उनको और बेहतर ग्रुप्स में रखा जाता है, उनको मज़ीद स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि जानवर हैं, तो उनका किंगडम जो है वो उसने डिफाइन कर दिया कि ये एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जानवर जितने भी है वो एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, नबातात हैं, वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो बाकी हैं वो बाकी ग्रुप्स में उन किंगडम्स में उनको रखा जाता है। ठीक है। तो किंगडम के बाद उसने उसको मजीद जो किंगडम है उनमें उसने आगे कहा इसमें मजीद फिल्म होते हैं। PHYLUM, फिल्म होता है। ये होता है कि उस किंगडम में मजीद आगे शोबा जात है। ठीक है। उनकी आगे मजीद डिवीजन की गई है, उनको मजीद स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो जानवर या पौधे हैं, ठीक है, उनकी बॉडी या स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके ग्रुप बनाए जाते हैं। तो जिनके पास मिसाल के तौर पे आप कह लें कि वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट। ठीक है। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। ठीक है। वो इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी जिनमें मौजूद नहीं होती। तो इस बुनियाद पे उनके मजीद उसने आगे शोबाजात बनाए हुए हैं। ठीक है। जैसे कोर्डेटा उसने एक शोबा बनाया हुआ है एनिमिलिया में। ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे उसने फिल्म से बाद उसने मजीद आगे उसको क्लासीफाई करता है, स्पेसिफिक मजीद स्पेसिफाई करता है। तो उसमें आगे आती है क्लास उसकी। ठीक है। तो जैसे हमने देखा कोर्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वो कोर्डेटा होता है। तो ये मैमल्स की एक क्लास है। ठीक है। तो इसमें भी कोर्डेटा में आगे इंसान भी आते हैं, और मजीद इसमें मैमल्स भी आते हैं। ठीक है। और क्लास को आगे मजीद इसने मजीद छोटी ग्रुपिंग की जाती है क्योंकि हम जनरल से स्पेसिफिक जा रहे हैं। ठीक है। तो क्लास के बाद उसका जो आता है ऑर्डर। तो क्लास के अंदर छोटी छोटी और ग्रुपिंग्स होती हैं। मैमल्स में जैसे पैरीमेट्स होते हैं, पैरीमेट्स इंसान या बंदर वगैरह। तो पैरीमेट्स बेसिकली जानवरों का एक ग्रुप होता है जिसमें इंसान, बंदर, ठीक है, और लंगूर वगैरह शामिल होते हैं। उमूमन कहा जाता है कि ये समझदार होते हैं, इनके हाथ पकड़ने के काबिल होते हैं, आंखें इनकी आगे की तरफ होती हैं, दिमाग का साइज इनका बड़ा होता है। तो ये मजीद उनका ऑर्डर आ जाता है मैमल्स का। ठीक है। तो इसमें हमारे पास पैरीमेट्स है।
ठीक है। पैरामीड्स के बाद आगे फिर ऑर्डर के बाद आगे फैमिलीज बनती हैं, खानदान बनते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर के अंदर और स्पेसिफिक ग्रुप है। ठीक है। जैसे पैरामीड्स के अंदर आगे होमिनिड्स आते हैं। ठीक है। होमिनिडिया आते हैं इसके अंदर आगे, HOMINIDAE, होमिनिडिया। ठीक है। इसमें इंसान और उनके मजीद करीबी रिश्तेदार जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं चिंपैंजी हैं। ठीक है। या आप कह लें कि गुरिल्ला है। ठीक है। जो इंसान से मजीद ज़्यादा करीब, ज़्यादा मुशाबत रखते हैं, तो उनको आगे मजीद एक फैमिली में रखा जाता है। ठीक है। फैमिली के बाद आगे जीनस आ जाती है। ठीक है। तो इस जीनस में आगे फिर जो ज़्यादा मजीद एक दूसरे क्लोज होते हैं उनको रखा जाता है। जैसा कि जो हमारी जीनस है इंसानों की, वो होमो है। ठीक है। तो इसमें हमारी जो जीनस में दूसरे लोग पाए जाते थे वो थे, एक होमो इरेक्टस थे, एक होमो हैबिलिस थे। ठीक है। तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस वो थे जो हमसे पहले, हमसे ज्यादा मुशाबत रखने वाले आप कह लें जानवर पाए जाते थे इस कुरार अर्थ पर। हमसे पहले ये पाए जाते थे। तो ये होमो जो हैबिलिस है ये सबसे पुराने हैं, होमो हैबिलिस। तो ये कहा जाता है आज से तकरीबन 2.4 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। तो इनको हैबिलिस इसलिए कहते थे कि हुनरमंद, हैंडीमैन। ठीक है। तो इन्होंने पत्थर को इस्तेमाल करते हुए अपने आलात वगैरह बना के रखे हुए थे। और दूसरे थे हम होमो इरेक्टिस। ठीक है। होमो इरेक्टिस यानी कि वो जो सीधे खड़े हो जाते हैं। जो होमो हैबिलिस हैं वो सीधे खड़े नहीं होते थे, वो हाथों पाँव दोनों की मदद से चलते थे। तो होमो इरेक्टिस जो थे वो मुकम्मल तौर पे दोनों टांगों पे खड़े होते हैं। ठीक है। तो ये 1.9 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। तो ये दोनों हमसे ज्यादा करीब थे, तो इनकी जीनस हमारी जीनस तकरीबन एक है। ठीक है। तो इसमें ये होमो है। तो होमो के बाद फिर आगे आते हैं जी इनके स्पीशीज आती हैं। तो स्पीशीज जो है उसको फिर उन्होंने आगे हमारी होमोसेपियन। ठीक है। तो आपने ये जो हमें बताई है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन जो उसने की है, लेवल्स बनाए हैं, आप इनको कैसे याद रखें इसके लिए आप एक सेंटेंस लिख लें जिसमें डोमेन, किंगडम, फिल्म, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज तरतीब से सारे आ जाएं। तो इसको आप कुछ क्वेश्चन इसमें से किस तरह से बनते हैं हम इनको भी आगे देखेंगे। पहले आप ये सेंटेंस लिखें, डियर किंग फिलिप, डियर किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। ठीक है। डियर किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। डियर से, डी से डोमेन, किंग के से किंगडम, फिलिप के PH से फिल्म, केम के C से क्लास, ओवर के O से ऑर्डर, फ्रॉम के F से फैमिली, ग्रेट के G से जीनस और स्पेन के S से स्पीशीज। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम फिर हम इंसानों को देख लेते हैं कि जो हम इंसान हैं, होमोसेपियंस हैं, तो इसकी जो डोमेन है वो कैसी है। ठीक है। तो उसमें हमारी जो डोमेन है, इंसानों की जो डोमेन है वो है यूकरिया। ठीक है। यूकरिया, EUKARYA, ये हमारी डोमेन है। तो क्वेश्चन इसलिए इस तरह से पूछ सकता है कि इंसान की डोमेन कौन सी है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स की डोमेन कौन सी है, तो हमारी डोमेन यूकरिया है, EUKARYA। ठीक है। यूकरिया ये होता है कि एक होता है यूक्रिएटिक, एक होता है प्रोक्रिएटिक। ठीक है। तो यूकरिया वो होता है जिसके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रोक्रिया के सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है वो एक सेल का एक दिमाग होता है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर का CPU होता है, इस तरह सेल का जो दिमाग होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो हमारी जो डोमेन है वो यूकरिया है, यानी कि हमारे जो सेल है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। हमारा जो किंगडम है वो पूछ लेता है कौन सा है, इंसान किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो वो एनिमिली है। राइट। उसके बाद हमारा फिल्म पूछ लेता है, ठीक है, हमारा शुबा कौन सा है, फिल्म कौन सा है, तो वो कोरडेटा है। ये अपने याद रखना है, CHORDATA, कोरडेटा, यानी कि हम बैकबोन वाले हैं। ठीक है। कोरडेटा। उसके बाद हमारी क्लास कौन सी है जी, हमारी क्लास जो इस क्लासिफिकेशन है वो मैमिली है, यानी कि दूध पिलाने वाले हैं। हमारा ऑर्डर जो है वो पैरीमेट्स है, मतलब बंदर जैसे हैं। ठीक है। हमारी फैमिली जो है वो होमोनिडिया है,
NIDAE, होमोनिडिया, ये हमारी फैमिली है, ठीक है, ये इंसानों का खानदान है, और हमारी जीनस जो है वो होमो है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी स्पीशीज है वो सेपियंस है, ठीक है, हमारी स्पीशीज सेपियंस है। तो हमारा जो साइंटिफिक नाम है, पूछ लेता है कि इंसान का है साइंटिफिक नाम क्या है, वो होमोसेपियंस है, ठीक है, आपने याद रखना है, होमोसेपियंस हमारा साइंटिफिक नाम है। तो ये जो हमने डिस्कस किया है, यूक्रिया, एनिमिलिया, कोर्डेटा, मेमलिया वगैरह, ये जो हमारी इंसानों की स्पेसिफिकली हमने डिस्कस की है, आप इनको किस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप एक सेंटेंस लिख दें, कि आपको इसकी तरतीब जो है वो याद रहेगी। लिखे EH है, all cool men, all cool men prefer having heavy sideburns, है, all cool men prefer having heavy sideburns, ठीक है। ए के ई से यूक्रिया, ठीक है, ए से एनिमिलिया, ऑल के ए से एनिमिलिया, कूल के सी से कॉर्डेटा, मैन के एम से मेमलिया, प्रेफर के पी से पेरीमेटिया, ठीक है, हैविंग के एच से होमोनिडिया, और हैवी के एच से होमो, और साइड बर्न से सेपियंस। आपको ये याद ना भी रहे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने जस्ट ये जिस तरह से हमने डिस्कस किया है, इंसान के डोमेन का क्या नाम है, तो आपको याद रहना चाहिए यूक्री है, इंपॉर्टेंट है। हमारा किंगडम आपको याद रहना चाहिए एनिमिली है, ठीक है, फिल्म कोडेट है। उसके अलावा हमारी जो इसमें हमारी जो जीनस है होमो, वो भी आपको याद रहनी चाहिए, और हमारी जो साइंटिफिक नेम है इंसान का होमोसेपियंस, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह से बात का तो वो दूसरे जानवरों का भी पूछ लेता है, तो हम सब जानवरों की इस तरह से याद तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक जानवर है चीता, इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चीता की जो डोमेन है वो भी यूक्रियाई है, ठीक है, इसके सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसका किंगडम भी एनिमली है, ठीक है, जानवर है ये भी, ठीक है। इसका फिल्म भी कोऑर्डेट है, यानी कि इसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसकी जो क्लास है वो भी मैमली है, यहाँ तक हम सेम आ रहे हैं, चीता और इंसान सेम आ रहे हैं, क्लास तक सेम आ रहे हैं मैमलिया। आगे ऑर्डर में जाके हमारी पेरीमेट्स आती है, उसकी कार्निवोर्स आ जाती है, ठीक है, कार्निवोर आती है इसकी क्लास। तो उसकी फैमिली फेलिड है, ठीक है, जीनस उसकी पार्डस है, स्पीशीज भी पार्डस है। तो इसका साइंटिफिक नाम आपने याद रखना है, पार्डस पार्डस। आपने चीते से आपकी उसकी डिमेंशन में नहीं पूछेगा, वो आप जस्ट पूछ सकता है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो चीते का साइंटिफिक नेम जो है पार्डस पार्डस है, इंसान का होमोसेपियंस है, ठीक है। इस तरह एक पौधा है, फ्लावर है, गुलाब, ठीक है, उसकी भी आप साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, रोजा इंडिका, ROSAINDICA, रोजा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और ठीक है तो इस तरह से वो किसी का भी पूछ सकता है, लेकिन चूंकि इंसान ह्यूमन है तो हमने इनका तो हमने याद रखना है। तो दूसरी बात, ये जो हम जानवरों को या किसी को भी साइंटिफिक नाम देते हैं, इस सिस्टम का क्या नाम है, किस सिस्टम के तहत हम नाम देते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो वह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये साइंटिफिक नाम देने का एक सिस्टम है, ठीक है। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसके स्पेलिंग आप लिख लें, BINOMIAL, नोमेनक्लेचर, NOMENCLATURE, ठीक है। तो दूसरी चीज आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि कोई भी साइंटिफिक नेम है, कोई मस्ट है, आपने उसको इटैलिक वर्ड्स में लिखना है, जैसे टेढ़ा करके लिखते हैं, या उसके नीचे आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि ये जो डोमेन है, इसको तीन ग्रुप्स में उसने तकसीम किया था, ठीक है। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए डोमेन्स उसने कहा था तीन है। तो वो तीन डोमेन्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहली डोमेन जो है वो आती है डोमेन बैक्टीरिया, ठीक है, ये प्रोक्रिएटिक है, यानी कि इसके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। दूसरी डोमेन जो है वो डोमेन आर्किया है, आर्काया, ठीक है, डोमेन आर्काया है, ARCHAEA, डोमेन आर्काया है, ये भी प्रोक्रिएटिक है। इसकी डोमेन में भी सेल इसके भी न्यूक्लियस जो है सेल में मौजूद नहीं होता, ठीक है। और जो तीसरी है वो डोमेन यू कराया है, ठीक है, यू कराया डोमेन जो है वो तीसरी डोमेन है, ठीक है। तो यू कराया इसके न्यूक्लियस में सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। तो आगे है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसने जो बनाई हुई है वो
पहले तो थी इसकी दो डोमेन, ठीक है, एक यू कराया थी और एक जो थी वो प्रो कराया थी, यानी कि एक के सेल में न्यूक्लियस मौजूद था, दूसरे के सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। फिर 1970s में एक बंदा था कार्ल वीज, WOESE, कार्ल वीज। तो उसने कहा कि जो बैक्टीरिया है, बेसिकली पहले ये तो हमने तो अभी तक तो इसको डिस्कस किया, हम जो स्कूल में पढ़ा हुआ, हमने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, वो पांच जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही ना। किंगडम मुनीरा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पोटेस्टा पढ़ा हुआ है, फंजी पढ़ा हुआ है, प्लांटी पढ़ा हुआ है, एनिमिलिया पढ़ा हुआ है। तो ये जो किंगडम मुनीरा था, उसको उसने कहा कि ये इसको मजीद डिवाइड कर दिया उसने। उसने कहा ये इसमें बैक्टीरिया और आर्काया एक नहीं, ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है दोनों प्रोक्रिएटिक हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। कुछ इस तरह से इसमें ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे भी ये मौजूद रहते हैं। उसको उसने अर्काया कहा, ठीक है, उसने उसको किंगडम में अलहदा कर दिया। लेकिन अभी तक जो रिसेंटली भी हमारे साउथ एशिया में या ओवरऑल दुनिया में भी देखें, तो जो करिकुलम चल रहा है उसमें 5 किंगडम ही पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये जो कार्ल वीज था, इसने इसको 6 किंगडम बना दिए। तो हम इसको 5 किंगडम तक ही रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक तो इसमें किंगडम जो इसने डोमेन बनाई वो बैक्टीरिया और काया, दो डोमेन से अलग कर। तीसरी डोमेन जो है वो यूकराया है। यूकराया में आगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 4 किंगडम जो है वो यूकराया में आते हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो आपने ये जो पांचों किंगडम्स है, यहाँ से 3-4 पॉइंट्स हैं अहम है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे है जी किंगडम मोनीरा, ठीक है। प्रोक्रिएटिक है, मतलब क्या है, इसके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। बाकी जितने भी हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ये सारे यूक्रिएटिक है। सिर्फ मुनीरा जो है वो प्रोक्रिएटिक है, बाकी तमाम यूक्रिएटिक है, ठीक हो गया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये खुराक कैसे हासिल करते हैं, ठीक, ये आपने याद रखना है। तो इसमें जो किंगडम एनिमिलिया है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक, HETROPHI, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हम इंसान हैं, हम अपने जिस्म में खुराक तैयार करके अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो पूरी नहीं कर सकते, हमें बाहर से कुछ खाना पड़ता है, ठीक ठीक है। तो हम क्या है, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं, इंसान भी हेट्रोट्रॉफिक है। तो एनिमिलिया किंगडम में जितने भी पाए जाते हैं तमाम जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। और इसी तरह जो किंगडम प्लांटी है, इसमें जो पाए जाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक, AUTOTROPHIC, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे पौधे जो है फोटोसिंथेसिस अपने खुराक जो है वो तैयार कर लेते हैं, जो उनकी जरूरत होती है वो पूरी कर लेते हैं, ठीक। है। और जो एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, तो वो हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। और तीसरी चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, कि ये जो किंगडम मुनीर है इसकी भी सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है, सेल की जो वॉल है मौजूद होती है। इनमें सिर्फ एनिमिलिया की सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सिर्फ जो एनिमिलिया किंगडम है इसकी सेल वॉल नहीं है, बाकी तमाम की है, ठीक है। प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन जिसकी कैटेगोरिकल नहीं होती वो एनिमिलिया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट पे इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। बाज़ का तो वो पूछ लेता है कि मुनीरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें बैक्टीरिया और आर्किया दोनों आते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें अमीबा आता है, एलजी आती है प्रोटिस्टा में। फंजाई की बात करें किंगडम, इसमें मशरूम है, यीस्ट है, ठीक है। और प्लांटी में तमाम किस्म के दरख्त, घास, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो तमाम किंगडम प्लांटी में आती हैं। और एनिमिलिया में आपको पता है जानवर जितने भी आते हैं, इंसान हो, ख्वाह वो कोई बिल्ली हो, कोई भी हो, जितने भी जानवर हैं वो तमाम एनिमिलिया में आते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट आगे एक और है जी हमारे पास, हम
डिवाइड किया हुआ है इसको। जी ठीक है। तो अच्छा, हमने डिस्कस किया था वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट ये कौन से एनिमल्स होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट एनिमल्स कौन से होते हैं और इनवर्टिब्रेट कौन से होते हैं, तो इनको हम देखते हैं। जी, वर्टिब्रेट, VERTEBRATE, वर्टिब्रेट, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है, ठीक है। जैसे कोर्डेटा हमने देखा था, ठीक है। तो इसकी वो कोर्डेटा, इसकी वो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। तो ये वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। तो इन वर्टिब्रेट में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अभी तक हुआ है उसने इसको 5 क्लासेस में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मैमल्स, ठीक है। दूध पिलाने वाले जितने भी जानदार हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक है। और इसमें बर्ड्स हैं दूसरे, बर्ड्स भी वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें पाइसीज, पाइसीज, PISCES, पाइसीज, ठीक है। ये फिश की क्लास है, ठीक है, फिश, पाइसीज। तो ये भी वर्टिब्रेट होते हैं, इनमें भी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक है। तो फिशेस में आपने कुछ याद रखना है, कुछ इनवर्टिब्रेट भी होती है, जैसे जेली फिश है, स्टार फिश है या सिल्वर फिश है। अगर इनके हवाले से पूछे तो ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है, तो ये इनवर्टिब्रेट है। आपने ये बस याद रखना है कि जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है वो इनवर्टिब्रेट है, जिनके यहाँ रीढ़ की हड्डी मौजूद है वो वर्टिब्रेट है, ठीक है। तो जेली फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश ये इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी फिशेज हैं वो वर्टिब्रेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी आगे रिप्टाइल्स, ठीक है। सर ये रिप्टाइल, थोड़ा सा रिपीट कर दें, आवाज ब्रेक हो रही है। जी ये स्टार्ट से कर दूं या दरमियान से कहीं से है? ये तो थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ओके ओके ठीक लास्ट। है। ओके, तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्टिब्रेट की उसने 5 क्लासेस बताई हैं, ठीक है। तो पहली क्लास है मैमल्स, जो दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं। तो आपने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के हवाले से याद रखना है कि कोई भी जानवर जिसकी रीढ़ की हड्डी मौजूद है वो वर्टिब्रेट है, जिसकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है, बैकबोन नहीं है, वो इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। तो मैमल्स आपको पता है तमाम की रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वो वर्टिब्रेट है, ठीक है। और उसके अलावा जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं जितने भी, वो भी वर्टिब्रेट है। तीसरा है पाइसीज, PISCES, पाइसीज, ठीक है। ये फिश की क्लास है पाइसीज। इसमें तमाम फिश जो है वो वर्टिब्रेट होते हैं सिवाय चंद के। तो वो जो वर्टिब्रेट नहीं होती उनमें जेली फिश है, स्टार फिश है और सिल्वर फिश है, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट है। इसके अलावा बाकी तमाम फिश जो है वो वर्टिब्रेट है। और इसके अलावा जी रिप्टाइल्स आते हैं आगे, ठीक है। रिप्टाइल्स जो है, अच्छा इनके हवाले से आपने याद रखना है ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। पूछ सकता है कि ये कौन सा इनमें कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा इनमें से वार्म ब्लडेड है। तो मैमल्स और बर्ड्स ये दोनों वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। रिप्टाइल्स, फिश और एम्फीबियंस पैदा होते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस जो है ये पानी में, ये वो वाले वर्टिब्रेट एम्फीबियंस जो पानी में पैदा होते हैं, ठीक है। तो व्हेन दे आर बोर्न लाइक अ फिश, ठीक है। तो इनकी फिश की तरह की बनी होती है सांस लेने के लिए। तो बट व्हेन दे ग्रो अप दे डेवलप लंग्स एंड कैन लिव ऑन लैंड, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स जो है वो फ्रॉग्स और टॉड्स हैं, ठीक है। आप इनके हवाले से याद रखना, ये पानी में पैदा होते हैं लेकिन बाद में जैसे जैसे ये बड़े होते हैं फिर ये जमीन पर रहने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जो वजह है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे वर्टिब्रेट। आगे आता है इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दे आर विदाउट बैकबोन, ठीक है। तो इसको उसने 2 क्लासेस में तकसीम किया हुआ है। अच्छा, इनवर्टिब्रेट को उसने 2 क्लासेस में तकसीम किया हुआ है।
एक है अरेक्निड्स, ठीक है, अरेक्निड्स, ARACHNIDS, अरेक्निड्स, ठीक है, ये स्पाइडर्स होते हैं अरेक्निड्स, ठीक है, ARACHNIDS, अरेक्निड्स, ये स्पाइडर्स होते हैं। इनके हवाले से आपने याद रखना है, इनकी 8 टांगे होती हैं, ठीक है, स्पाइडर जितने भी अरेक्निड्स होते हैं दे हैव 8 लेग्स, ठीक है। तो अनलाइक इंसेक्ट्स दे डोंट हैव एंटीना, जो जितने दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनके सर के ऊपर एक एंटीना लगा होता है, दो इस तरह के बने होते हैं एंटीना टाइप, ठीक है, जो उनके सेंसर होते हैं, एक तरह से आप समझ लें, ठीक है। तो अरेक्निड्स के सेंसर्स नहीं होते, ठीक है, और इनकी टांगे 8 होती हैं। उसके बाद दूसरा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की भी बैकबोन नहीं होती, तो इनकी 6 टांगे होती हैं, ठीक है, और इनके विंग्स भी होते हैं बाज के, और इनके एंटीना भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये है इन्वर्टेड Stop recording checkbox checked. परपेट्रेट, ठीक है जी। Space. नेक्स्ट है जी, Speak हम on कुछ demand. एनिमल्स देखते हैं, ठीक है, कुछ अहम एनिमल्स और उनका हैबिटेट, वो कौन सा है, पेपर में वो पूछ लेता होता है, बल्कि अक्सर उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं। तो आपने एनिमल्स का नाम और इसकी जो लोकेशन है जहाँ पे ये इन हैबिटेट, हैबिटेट बेसिकली वो होता है कि जहाँ उसका मस्कन क्या है, किधर वो रहता है, ठीक है, उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, और ये अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा जी पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है और ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है, पेंगुइन अंटार्कटिका में पाया जाता है। कीवी, KIWI, कीवी, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है रिया, RHEA, रिया, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, रिया, ठीक है। इसके वाले से पेपर में पूछा हुआ है, इसके वाले से भी पूछा हुआ है, पेंगुइन के वाले से भी इसने पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, कीवी के वाले से भी पूछा हुआ है, ये तमाम जितने भी है तकरीबन सब के बारे में उसने पूछा हुआ पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है ईमू, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है, ईमू, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि रिया है क्या, ये मैमल है, फिश है, बर्ड है, क्या है, ठीक है, तो आपने इसको भी साथ लिखना है, मैं साथ फ्लाइटलेस बर्ड मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी ईमू, EMU, ईमू, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है और इसका है मस्कन किधर है जी, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद है जी राहू, थाला एंड ट्राउट, आपको पता है ये मछलियों की किस्में है, ठीक है, ये फिश है, तो ये फ्रेश वाटर में पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ भी फ्रेश वाटर है वहाँ पे ये मछलियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट है टूना एंड शार्क, ये क्या है, टूना एंड शार्क, TUNA, टूना एंड शार्क, ये भी मछलियाँ हैं, फिश हैं ये भी, तो ये मरीन वाटर फिश हैं, यानी कि गहरे पानियों की ये मछलियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पांडा, पांडा क्या है, PANDA, पांडा, ये एक मैमल है, दूध पिलाने वाला जानवर है, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये चाइना में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी ब्लाइंड डॉल्फिन, ये भी मैमल है, ब्लाइंड डॉल्फिन, आपने इसको फिश नहीं कह देना, ये मैमल है, ठीक है, बड़ी मछली है लेकिन मैमल है ये, ठीक है। मैमल किसको कहते हैं, दूध पिलाने वाले जानवर को, ठीक है। तो जो ब्लाइंड डॉल्फिन है ये इंडस रिवर में पाई जाती है, ठीक है, इंडस रिवर में ये मौजूद है। उसके बाद है कांगरू, KANGAROO, कांगरू, ये भी मैमल है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद है यॉक, YAK, यॉक, ये भी एक मैमल है, ठीक है, और ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, हिमालयन रीजन में, चाइना में, तिब्बत के इलाकों में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिगेटर, एलिगेटर क्या है, ये एक रिप्टाइल है, ठीक है, एलिगेटर एक रिप्टाइल है, ये अमेरिका और चाइना में पाया जाता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका में और चाइना में पाया जाता है। उसके बाद है डक बिल प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस, DUCK, डक, BILL, बिल, PLATYPUS, डक बिल प्लेटिपस, ये एग लेइंग मैमल है, ये है मैमल लेकिन अंडे भी देता है, ठीक है, इसके बारे में आपने याद रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया और स्मानिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और स्मानिया, स्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही एक जजीरा है, उसी का ही पार्ट है, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डक बिल प्लेटिपस।
एग लेइंग मैमल है ये, ठीक है। और एक और है जी स्पाइनी आंट ईटर, ठीक है, स्पाइनी आंट ईटर, ये भी एग लेइंग मैमल है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक कंट्री है न्यू गिनिया, वहां पे ये पाया जाता है। एलिफेंट ये भी एक मैमल है, ये अफ्रीका और एशिया दोनों जगह पाया जाता है। पोलर बियर ये भी एक मैमल है, ये आर्टिक सर्कल में पाया जाता है, ठीक है। पोलर बियर आर्टिक सर्कल में पाया जाता है। स्नो लिपर्ड, ठीक है, स्नो लिपर्ड LEOPARD ये भी एक मैमल है, ठीक है, ये एशिया में पाया जाता है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू मार्लिन। ब्लू मार्लिन क्या है, ठीक है, तो मार्लिन ये भी एक फिश है, ठीक है, ब्लू मार्लिन भी एक फिश है और ये इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा रीजन बनता है, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये हम ज्योग्राफी में इन तमाम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जगुलर, सॉरी जगुआर, JGUAR, जगुआर, ये एक बड़े किस्म की बिल्ली होती है, कैट होती है लेकिन साइज में कैट से बड़ी होती है, ठीक है। ये भी मैमल है, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किंग कोबरा। किंग कोबरा ये एक रिप्टाइल है, ठीक है, साउथ एशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और फिलीपीन, साउथ एशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन इन इलाकों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है इल्क, ELK, इल्क, ये डियर है, ठीक है, तो ये भी एक मैमल है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के वाले से इतना काफ़ी है। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़, बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org BLINDSEER.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।